और जो अपोजिशन वाले होते हैं वो तो चाहते हैं कि काम ना हो, और काम ना हो तो डिफेम हो। मतलब लोगों को बोलती हैं कि हम करेंगे, लेकिन फिर बाद में इसे कर नहीं पाती हैं। जब फील्ड में लोगों को चाहिए उस टाइम वो एकदम से नहीं मिल पाता। जैसे मतलब कि वो मान जाए और हमारा काम भी निकल जाए। हर लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस कैंप पेरेंट्स का लगाए। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं गांव की आवाज़ और मैं हूं निधि कौशल। आज हमारे शो पे आए हैं स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है राजेंद्र ठाकुर जी। ये 10 साल प्रधान भी रहे हैं और अभी बीजेपी के मेंबर भी हैं। इन्होंने तहसील अर्की में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी करवाए हैं और अभी बीजेपी की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनका पूरा योगदान है। आज हम इनसे बात करेंगे कि गाँव के लोगों की क्या समस्याएं होती हैं और गांव के क्या मसले होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। प्रधान बने तो इसका सीक्रेट क्या है? मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि है तो इसका सीक्रेट क्या है? जी। मैं 2000 में फर्स्ट टाइम प्रधान बना था हाँ जी। ग्राम पंचायत कुनिहार का। हाँ जी। और उसके बाद जब मैं प्रधान बना तो काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें थी। और यंगस्टर भी था, मैंने काफ़ी अपने लेवल पे गवर्नमेंट की स्कीम को और लोगों को साथ जोड़कर बहुत सारे काम किए यहाँ पे, हाँ जो जी। हमारी पंचायत थी। तो इसके पीछे ना सीक्रेट क्या है आपका कि आपने इतने लोगों का विश्वास जीत लिया एकदम से? लोग एक्सेप्ट करते हैं हर प्रधान से, जो भी पंचायत का प्रधान बनता है कि वो हमारे काम करें, हमारी समस्याओं को गवर्नमेंट तक लेके जाएं, ऑफिसर के पास लेके जाएं। तो होता क्या था कि जो प्रधान बनते हैं वो के टाइम पे ऐसे कमिटमेंट करते थे लोगों से कि वो पूरी तो क्या उसमें कोशिश भी नहीं करते। तो मैंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था वो सीरियल वाइज एक नंबर से लेके और जितने भी मेरे 35 मेरी जो कमिटमेंट थी वो सीरियल वाइज मैंने फर्स्ट मंथ से स्टार्ट किया। और जब मैंने ये एक साल तक अच्छा अपना रिजल्ट दिया तो लोगों ने वापस मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। और फिजिकली फाइनेंस जहाँ भी मैं बोलता था साथ चलते थे, पैसा भी खर्च करते थे, और लोगों के पब्लिक शेयर से मैंने काफ़ी काम करवाए। पहले प्रधान थे तो आपने कभी ऐसे देखा है कि आप कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो और राइवलरी जो आपके साथ काम कर रही है वो उसे होने नहीं दे रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो उस हिसाब से? ये तो पंचायत और गवर्नमेंट में होता ही है। जो अराइवल और जो अपोजिशन वाले होते हैं वो तो चाहते हैं कि काम ना हो, और काम ना हो तो डिफेम हो। तो उसके लिए हमने पंचायत में मैंने नॉन पॉलिटिकल सेक्टर रखा। कोई पार्टी लेवल पर कभी भी किसी को, चाहे वो मेरे अराइवल थे चाहे मेरे साथ थे, कभी मैंने पार्शलिटी नहीं की। और दोनों को एक अपने जो मीटिंग होती थी उसमें प्रॉपर दोनों को एक अच्छा वेटेज देकर मैं काम करवाता था। लोगों ने फुल सपोर्ट किया। मॉनसून्स होते हैं, मतलब मौसम बरसात के बाद सड़कें ख़राब हो जाती है, कभी गड्ढे हो जाते हैं और पानी बहुत सड़कों में बहता है। तो उसके बाद आप ऐसे इमरजेंसी बजटिंग की आपने उस वक्त कैसे प्लानिंग करी थी जब आप गवर्नमेंट प्रधान का थे? इसके ये जो इन चीज़ों के लिए जो अचानक आपदा होती है इसके लिए एक प्रॉपर बजट होता है। बट वो जो बजट जब फील्ड में लोगों को चाहिए उस टाइम वो एकदम से नहीं मिल पाता, और लोगों में से नाराज़गी होती है। उस टाइम पे वही पब्लिक कंट्रीब्यूशन वाला इकट्ठा करके लोगों से या खुद के कहीं से अरेंज करवा के इमीडिएट हम काम करते थे। सपोज कोई सड़क बंद है और गवर्नमेंट का पैसा आपको आ नहीं रहा है तो वेट नहीं करते थे, उसको पब्लिक शेयर से अपने पास उसको काम करवाते थे। क्या बहुत अच्छा मैसेज आता था। आप इस टाइम पे जब आप पैसे वगैरह, तो विपक्ष हमेशा बोलता होगा कि आप क्या कुछ नहीं करवाए, तो उस वक्त आप कैसे टेक करते थे उस सिचुएशन? अब ये पॉलिटिक्स में तो ये तो आपको पता ही कि ये चीज़ सुननी पड़ती है। और जो राजनीति में व्यक्ति आपके लोगों के आरोपों को, लोगों की निंदा को सह गया, वो हमेशा कामयाब होता है। जिसमें बहस करेगा या इसको बुरा मानेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कभी कामयाब हो। तो विपक्ष को कोऑर्डिनेट करवाने के लिए आप क्या करते थे, मतलब कि वो मान जाए और हमारा काम भी निकल जाए? विपक्ष को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम एक जनरल हाउस बुलाते थे। जनरल हाउस में कोई किसी किसी पार्टी या किसी को सबको जो हमारा पंचायत का चौकीदार होता था उसको बाकायदा उनका नाम लिखकर हम कॉल करते थे, और आते भी थे। आकर हम उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा जो उनकी बात को सुनते थे, एक्स्ट्रा उनको थोड़ा एक रिस्पेक्ट देते थे, जिससे वो मानते थे। हमेशा कभी भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, और अच्छा हमारा सब कुछ उनसे कोऑर्डिनेशन रहा। जब आपका टेन्योर था तो आपने किसी स्कीम या पॉलिसी को यूज़ करा है डेवलपमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए? हमारा एक सबसे बड़ी अचीवमेंट एक गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, हाँ जी। तो पूरी इंडिया में आज तक कभी भी गवर्नमेंट के फंड से और कंसर्न डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी इसको बनाता था। तो हमने एक कुनिहार में अपना एक सिविल हॉस्पिटल
कंट्रीब्यूशन से और पंचायत लेवल पे बनाया, जो पूरे इंडिया में एक उसका एक मैसेज है। और इसलिए हमारे को एक अच्छे लेवल पे हमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, राष्ट्रपति लेवल पे अवार्ड भी मिला है। आपको पता है आजकल काफ़ी सारे मतलब बच्चे नशे में फंस रहे हैं, चिट्टा बहुत फैल रहा है। तो जब आप थे प्रधान उस टाइम से तो चल ही रहा होगा, तो उस टाइम पे और अभी में कुछ आपने बदलाव देखे कि अभी सरकार कर रही है, या फिर उस टाइम पे आप नहीं करते थे, या आपने उस टाइम करा और अभी सरकार नहीं कर रही, तो आपने कुछ देखा है, नोटिस की इस पे चीज़ें? मेरे टाइम में जब मैं प्रधान था तो उस टाइम चिट्टा तो नहीं था। चिट्टा तो अभी थोड़े ही दिनों से आया है, लेकिन चिट्टे से सब मिलते जुलते काफ़ी सारे नशे लोगों में थे, युवा में थे। और हमने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जो प्रयास किए थे, वो मोटिवेशन हम यूथ की नहीं करते थे। मोटिवेशन जितना वो था वो पेरेंट्स की करते हैं। हम्म, और मैं तो हमेशा से पंचायत में भी और अभी भी लोगों हम्म, से ये एक अवेयरनेस कैंप, यूथ का नहीं, अवेयरनेस कैंप पेरेंट्स का होना चाहिए। हाँ जी। पेरेंट्स अगर अवेयर हो तो फिर नशा खत्म हो सकता है। अगर आप यूथ को अवेयर कर रहे हो, जब एक यूथ आपका नशे में पड़ ही चुका है, हम्म, उसको आप उसको हटाना चाहें, उसको अवेयर करना चाहें, तो 10% भी कामयाब नहीं होती। और हमारा आज नशा जो है डे बाय डे इन परसेंटेज बढ़ ही रहा है हाँ जी। थ्रू इंडिया। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर तो मैं अपने लेवल पे तो नहीं डिसाइड कर सकता, बट एक रिक्वेस्ट ही करेंगे हम हर लेवल पे, गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस कैंप पेरेंट्स का लगाए। पेरेंट्स को अगर अवेयर करेंगे तो ही ये नशा। आपने बीजेपी पार्टी में रहकर किया है अभी तक ऐसा कुछ? बिल्कुल, हमने जो पार्टी मीटिंग होती है उसमें जब भी हमारे मैनिफेस्टो बकायदा जो केंद्र से आते हैं स्कीम बनकर, उसमें नशे को मेन जो है उनको टारगेट किया जाता है कि भाई युवाओं को नशे से दूर रख के युवाओं को खेलों से जोड़ो, युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करो। हर तरीके से हमने इस पे काम किया। और मैक्सिमम कुछ लोग हैं हमारे पार्टी के, उन्होंने मैचेज भी करवाए और हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ। हम्म। लेकिन खेल के साथ साथ मैं तो दोबारा से ही बोलना चाहूँगा कि हम पेरेंट्स पे भी फोकस करेंगे। तो जैसे अभी आप बीजेपी के साथ हो, तो आपने कोई इनिशिएटिव प्लान्स लिए हैं कि जैसे गाँव में रिसोर्सेज कुछ डेवलपमेंट करनी हो तो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो पीछे से कभी कभार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं आते, तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप कुछ बता सकते हैं इसके ऊपर? गवर्नमेंट से जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उसी पे पूरी पूरी कंट्री हमारी चल रही है। अब स्टेट के पास कुछ भी नहीं बचा है। तो जो सेंटर स्पॉन्सर्ड जितनी स्कीम होती है, फॉर एग्जाम्पल एमएसएमई, एमएसएमई में आपका जो छोटे और बड़े वर्ग के जितने भी आपके इंडस्ट्रीज हैं या छोटे मोटे जो बिजनेस है, उसमें गवर्नमेंट विदाउट कोलेटरल, विदाउट कोई गारंटी कि आपको बैंक लोन और सपोर्ट करता है। तो ये हमारे यूथ को पता ही नहीं है, हाँ बहुत जी। कम लोगों को ये पता है। तो हमने अपने लेवल पे पार्टी मीटिंग में और जब भी कभी हमारी एक बूथ की मीटिंग होती है तो हम अवेयर कर कर लोगों के, हमने कईयों के इंडस्ट्री तक का वो जो फंड दिलवा के काम भी शुरू करवाया। और जो गवर्नमेंट साइड से हमें जो दिक्कत आती है, गवर्नमेंट साइड दिक्कत आपकी फॉर्मेलिटीज़ की। फॉर्मेलिटीज़ अब वो टाइम चला गया कि आप एप्लीकेशन लेके डिप्टी कमिश्नर के पास घूमो या एसडी के पास घूमो। अब आपका सारा ऑनलाइन सिस्टम है और ऑनलाइन बच्चे अब तो 30-40% बच्चों के पास अपने लैपटॉप हैं, अपने आराम से कर लेते हैं। सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है। आपने कुछ बीजेपी में रह के कोई डेवलपमेंट करी हो तो बता सकते हैं? बीजेपी में रह के मैंने अभी हमारे यहाँ पे जो पर्टिकुलर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है अर्की विधानसभा क्षेत्र, इसमें हमने 3 सड़कों की डीपीआर तैयार करवा के माननीय हमारे जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, हम्म, वहाँ तक हमने उनको स्कीम की पहुँचा दिया है। और होपफुली विद इन 2 और 3 मंथ एक स्कीम हमारी आ भी चुकी है, 2 एक हम्म, स्कीमें हमारी और अभी आने वाली है। और केंद्र से हमारा जो यहाँ पे जो बड़े टाइप के जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम के लिए हमने पहले हमारे जो मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब वो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, उन तक हमने 3 रेजोल्यूशन अपने भिजवाए हैं, जिसमें अर्की में हम बड़े लेवल पर स्टेडियम का वो निर्माण करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक स्टेडियम हमने कोई 6 साल पहले कुनियार में बनाया है, जो बिल्कुल धर्मशाला स्टेडियम की तर्ज पे बना है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की मतलब जो वो प्रोजेक्ट्स वगैरह लाते हैं वो गांव तक पहुंचते हैं? गांव में बीजेपी के प्रोजेक्ट सारे तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उसका रीजन बीच में आता स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आप उसके लिए क्या करते हो कि वो पहुंच जाए लोगों तक? उसके लिए सीधा मैं आपको पहले बताया कि ऑनलाइन जो सिस्टम, हम कहीं ना कहीं बाईपास करने की कोशिश करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। बट फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट फाइल रोक कर रखती है, फॉर एग्जाम्पल आज हमने यहाँ से कोई स्कीम तैयार करके थ्रू एचपी गवर्नमेंट को सेंटर को भेजना है, तो उसको डिटेन करते हैं, बैंड करते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल। आपका अगर वही सरकार जो आपके प्रदेश में है और केंद्र में नहीं है, तो ये एक आपस में कंपटीशन चलता है और उसमें दिक्कतें आ रही हैं, स्पेशली हिमाचल में आ रही है। यहाँ के जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं
उसको जो उनकी फेवर की होती है वो जल्दी कराते हैं, और जो पब्लिक की फेवर की वो थोड़ी डिटेन होती है। उसमें हम ये चीज़ हमने सेंट्रल जो हमारी बड़ी वो टीम है बीजेपी की, वहाँ तक पहुँचा भी दी। होपफुली इसमें कुछ सुधार होगा। तो आपकी पार्टी फिर लोगों से ज़्यादा प्रोमिसेस करती हैं या फिर मतलब लोगों को बोलती हैं कि हम करेंगे, लेकिन फिर बाद में इसे कर नहीं पाती हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? हमारे देखो सेंटर से जितने भी हमारे 4 के 4 एमपी हमारे टोटल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं, वो आफ्टर 3 मंथ रिव्यू मीटिंग लेते हैं। अभी हाल ही में जो हमारे एमपी हैं उन्होंने रिव्यू मीटिंग की है, नाहन में भी, शिमला में भी, सोलन में भी। तो उसमें जैसे इस टाइप की अपेंडिक्स थी, वहाँ लोग भी बैठे होते हैं, ऑफिसर भी बैठे होते हैं, वहाँ पे वो इसी को मीट आउट करते हैं। फिर भी जो ऐसे कोई पेंडिंग रहती है तो हमारी जो पॉलिटिकल मीटिंग होती है हम उस चीज़ में ऑन रिकॉर्ड उस चीज़ को लाते हैं, और उसमें मंथ 1.5 मंथ में वो चीज़ पूरी हो जाती है। एज अ लीडर आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे होंगे अभी तक, क्योंकि आप 10 साल पहले प्रधान भी रहे हैं, तो ऐसे क्या क्या जो चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए, थोड़ा बता सकते हैं? हमारा जिस टाइम हमने काम शुरू किया था उस टाइम अपोजिशन गवर्नमेंट थी, और जिस पार्टी से मैं जुड़ा था उस टाइम वो पार्टी सत्ता में नहीं थी। तो ये जो अपोजिशन के प्रधान होते हैं उनको फंड रोकते हैं, उनके उनके आपका फर्ज आपकी इंक्वायरी खोलते हैं, और उनके जो पर्टिकुलर कोई आपके ऐसा बड़ी स्कीम होती है उसको डिटेन करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम ने फेस की, बट उसको फेस करने के साथ साथ सॉल्व भी किया। हाँ जी। हमने कभी पब्लिक तक ये चीज़ नहीं आनी थी कि आज हमारी गवर्नमेंट हमारे मतलब की नहीं है या हमारे साथ की नहीं है। हमने जो भी गवर्नमेंट है उससे कुछ ना कुछ किसी तरीके से काम निकाल के लोगों के काम किए हैं। 22 में मैंने पढ़ा था कि आप इलेक्शंस के लिए भी आप अकेले खड़े हो गए, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, और फिर आपने इतने लोगों को भी ऋषिकेश हरिद्वार भेजा था अपने पैसों से। तो उसके बाद हार जब आप गए थे तो फिर उसको आपने कैसे रिकवर करा उस लॉस को? भाई में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उसके तीसरा कैंडिडेट मैं भी था। हाँ जी। बतौर इंडिपेंडेंट निर्दलीय मैंने चुनाव लड़ा था, और मैं सेकंड पोजीशन पे आया था। मुझे 26,075 वोट पड़े थे, और एक अच्छा मार्जिन था, 4-4.5 हज़ार वोटों से मैं लूज किया था। और उस चीज़ से मैं मॉरली बूस्ट हुआ, हाँ मैं जी। डाउन नहीं हुआ, बूस्ट हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक नेशनल पार्टी को हरा कर सेकेंड नंबर पे आया हूँ, जी। और दूसरी जो नेशनल पार्टी थी उसके बिल्कुल करीब पहुंचा हूँ। और इसी लाइन पे चलते हुए फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्य बनाया, हाँ जी। और अब जो मैं फील्ड में कर रहा हूँ वो मुझे एक प्रकार का जो हर वक्त मॉरली जो स्ट्रांग करता है। और मेरा जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें मैं बड़े स्ट्रांगली बोलता हूँ कि अब मुझे जीत से कोई रोक नहीं सकता। जो लोग हैं, आम जनता, वो देखती है कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं उस टाइम पे ही आप सबको सेवाएं याद आती, मतलब पार्टीज़ को सेवाएं याद आती है, और फिर हम सोचते हैं कि यार ये इसी वक्त ये सब कर रहे तो पहले क्यों नहीं करते थे। तो इस पे कुछ आपका कहना है कि उसी वक्त क्यों याद आती है सारी सेवा? जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में नहीं भी था, हम हमारा भी सोचना ही था, हर हाँ यूथ जी। का और हर लोग का ही होता है। इनफैक्ट पॉलिटिशियन का जो रेपुटेशन वो डे बाय डे बहुत डाउन होता है, बहुत डाउन हो रहा है, चाहे कोई भी हो। उसमें कमिटमेंट जो है वो इतनी हैवी कर देते हैं कि उस कमिटमेंट को पूरा करना पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ जी। और कमिटमेंट फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि लेडीज को कर रहा है, किसी को 1500 रुपये का बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। तो ये जो मैं किसी पार्टी पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, बट इतना जरूर बोल रहा हूँ कि जो रेपुटेशन पॉलिटिशियन का है, और जो कमिटमेंट जो आप बोल रहे हो कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आपको जो है वो बहुत बहुत सब विभाग दिखाए हाँ जाते हैं। जी। तो ये तो 52 से चल रहा है, और 2025 आ गई है। कमिटमेंट लीडर करते हैं लेकिन उनको पूरी नहीं कर पाते, हाँ जी। जिससे रैप उनका डाउन हो रहा है। तो मैं पर्टिकुलर अपनी बात करता हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं कमिटमेंट उतनी ही करता हूँ जितनी मैं पूरी कर सकूँ, और उसका मुझे लोग रिजल्ट भी दे रहे हैं। आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो मतलब कैसे अपने आजीवन को देखें, नशे से दूर रहे, तो इसके ऊपर क्या मैसेज देना? बच्चों को तो विशेषकर मैं जो हमारा आने वाला यूथ इतना ही बोला जाऊँ कि आपके पास बहुत बहुत बड़ा कंपटीशन, एक पहाड़ सा खड़ा है। हमारे टाइम में 56, 58, 60, 62% वाला टॉपर होता था, और हाँ एक जी। अच्छा एक कंपटीशन हम समझते थे कि हम कंपटीशन में आगे। अब जो 95, 96 वाला शुरू होता है और हाँ जी। 99.9% तक जा रहा है। और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हमारा 30-40% से रिड्यूस हो गया 10% पे। हाँ जी। अगर 100 बच्चे पास हो रहे थे तो 10% को आप कंपटीशन में जा रहे हैं, और 10 में से 2 को नौकरी मिल रही है। तो एम्प्लॉयमेंट में तो इतना बहुत ज़्यादा आपको एक टफ कंपटीशन है, जिससे हमारे बच्चों की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और विशेषकर लड़कियों का तो
हमारे हिमाचल में चाहे अभी रिसेंटली रिजल्ट रहा बहुत अच्छा हाँ रिजल्ट जी। आ रहा है सामने। अगर जैसे बीजेपी पावर में आ जाती है तो उनके क्या प्लान्स है अगले यहाँ के लिए, अगले 5 साल के लिए? बीजेपी का जो प्लान होता है वो एक हमारी जो सेंट्रल की जो मेन टीम होती है वो डिसाइड करते हाँ हैं। जी। इवन देन तक आपकी रैली होती है, आपका स्लोगन होता है, सारा का सारा एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है। अदर पार्टी होता है कि स्टेट अपने लेवल पे कुछ भी कर हाँ देती है, जी। कॉन्स्टिट्यूंसी वाले कुछ भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी किसी प्रकार का जो डिसीजन होता है वो सेंट्रल की जो टीम बैठी है, मेन टीम, वही डिसाइड करती है। हाँ और जी। एक बच्चा आर्मी की तरह एक अच्छा डिसीजन है कि वहाँ से आपको मैसेज आएगा ये करो, और उसमें फिर किसी तरफ का विरोधाभास नहीं होता। हुँ। तो वो जो वहाँ से मैसेज आएगा उसका वो हर कार्यकर्ता की ड्यूटी है तो उसको पूरा करें। दोस्तों, आज हमने राजेंद्र ठाकुर जी से बात करी और उनके अनुभव के बारे में जाना। एक ऐसे लीडर जो 10 साल प्रधान भी रहे और अपने गांव तक बीजेपी को मजबूती से लेकर आए हैं। उनके इस विजन और एफर्ट्स की वजह से ही तहसील अर्की में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने गाँव में हर कार्य के लिए सक्रिय रहें।